अक्सर जब हम इतिहास या अपने अतीत के बारे में बात करते हैं ना, तो हमारी सारी चर्चा उन चीजों पर ही होती है जो असल में घटित हो चुकी हैं। मतलब तारीखें हो गईं, युद्ध हो गए, या फिर रोजमर्रा की बातें, जैसे कल बारिश हुई थी। हाँ बिल्कुल, सब कुछ एकदम स्पष्ट और पारदर्शी होता है। जो हुआ सो हुआ। सही बात है। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि हमारा मानव मस्तिष्क उन चीजों के बारे में सोचने का भी उतना ही आदी है जो कभी हुई नहीं? ओहो बिल्कुल, मतलब हम घंटों बैठकर उस अतीत का विश्लेषण करते रहते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। एग्जैक्टली। और यहीं से आज की हमारी इस गहन चर्चा की शुरुआत होती है। आज हमारे सामने जो सामग्री है, तकनीकी रूप से देखा जाए तो वह अंग्रेजी व्याकरण के कुछ नियम है, एक स्टडी गाइड का यूनिट 40, जो मुख्य रूप से इफ आई हैड नोन और आई विश आई हैड नोन वाले वाक्यों पर बात करता है। हाँ, लेकिन अगर हम इन उबाऊ लगने वाले नियमों के पीछे छुपे अर्थ को खोले ना, तो ये सिर्फ भाषा का कोई पाठ नहीं रह जाता। बिल्कुल नहीं। असल में ये मानवीय पछतावे, हमारे छूते हुए अवसरों और उन ख्याली दुनियाओं का एक तरह से मैनुअल है। हमारा मिशन आज बस नियम रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि भाषा हमारे इन ख्यालों को कैसे आकार देती है। मैं कहूंगा कि ये दृष्टिकोण ही सब कुछ बदल देता है। मतलब व्याकरण अक्सर हमें सिर्फ एक सूखा ढांचा लगता है, बहुत सूखा। हाँ, लेकिन उस ढांचे के भीतर काश ऐसा होता वाली जो गहरी मानवीय भावनाएं हैं, वो बहुत सटीकता से बुनी होती हैं। तो इस पूरी अवधारणा को एक बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरण से शुरू करते हैं। गाइड में गैरी और रेचल की एक कहानी है। मान लीजिए पिछले महीने गैरी कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती था। ठीक है। और रेचल को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी। तो जाहिर है वो उससे मिलने अस्पताल नहीं गई। हाँ, स्वाभाविक है। अब कुछ दिनों बाद वे दोनों अचानक कहीं मिलते हैं। गैरी बताता है कि वो अस्पताल में था, तो रेचल को अचानक एक अपराध बोध होता है और वो कहती है, इफ आई हैड नोन यू वर इन हॉस्पिटल आई वुड हैव गॉन टू सी यू। जिसका अर्थ है, अगर मुझे पता होता कि तुम अस्पताल में हो तो मैं तुमसे मिलने जाती। बिल्कुल। अब देखिए, ये एक सीधा सा वाक्य है, लेकिन ये तुरंत एक ऐसी वैकल्पिक वास्तविकता बना देता है जो कभी थी ही नहीं। सही कहा आपने। इस एक वाक्य के भीतर बहुत कुछ घटित हो रहा है। रेचल ना केवल ये बता रही है कि इसे जानकारी नहीं थी, बल्कि वो अतीत को फिर से लिख रही है अपने दिमाग में। हाँ, सिर्फ अपने दिमाग में और शब्दों के जरिए। वो एक क्या होता अगर वाली स्थिति खड़ी कर रही है। जब वो कहती है इफ आई हैड नोन, तो वो ये मान रही है कि असल जिंदगी में उसे नहीं पता था। तो अब सवाल ये है कि इन ख्याली पुलावों को पकाने के लिए अंग्रेजी भाषा किस सटीक फॉर्मूले का इस्तेमाल करती है? मतलब मुझे तो ये व्याकरण वास्तव में एक टाइम मशीन की तरह लगता है। टाइम मशीन। हाँ ना, जो केवल दिमाग के भीतर काम करती है। इंसान अतीत में जाकर अपनी गलतियों को सुधार रहा है, भले ही सिर्फ शब्दों में। बहुत ही दिलचस्प तुलना है ये। और अगर हम नियमों को देखें तो ये स्पष्ट होता है कि जब अतीत की इन अवास्तविक घटनाओं की बात होती है तो इफ के साथ हैड का उपयोग किया जाता है। जैसे इफ आई हैड नोन, इफ आई हैड बीन या इफ आई हैड डन। एग्जैक्टली। ये जो हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल वाली संरचना है, ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बीते हुए कल की बात नहीं कर रही, ये सुनने वाले को सीधा संकेत दे रही है कि जो स्थिति बताई जा रही है वो वास्तविकता के बिल्कुल विपरीत है। मतलब एक अवास्तविक अतीत है। लेकिन मेरी यहाँ एक उलझन है। बताइए। अंग्रेजी भाषा केवल एक सामान्य पास्ट टेंस का उपयोग करने के बजाय इस हैड वाली जटिल संरचना की मांग क्यों करती है? कोई सीधे ये क्यों नहीं कह सकता कि इफ आई न्यू आई वेंट? इसके उत्तर हमारे मानव मनोविज्ञान में छिपा है। जब कोई केवल पास्ट टेंस का उपयोग करता है तो वो सीधे तौर पर तथ्यों की बात कर रहा होता है। आई वेंट टू द स्टोर एक ठोस तथ्य है। हाँ, वो तो सच में हुआ है। बिल्कुल। लेकिन जब किसी ऐसी चीज के बारे में बात करनी हो जो पूरी तरह से काल्पनिक है, जो कभी हुई ही नहीं, तो भाषा को एक अलग गियर में शिफ्ट होना पड़ता है। अच्छा। हाँ, सुनने वाले को तुरंत समझ आना चाहिए कि हम अब यथार्थ में नहीं हैं। ये जो हैड की संरचना है, ये तुरंत एक लाल झंडे की तरह काम करती है। मतलब ये वास्तविकता और कल्पना के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचने का तरीका है। 100%। जरा सोचिए, इंसानी इतिहास के शुरुआती दौर में ये कितना जरूरी रहा होगा। किसी को ये बताने में बहुत बड़ा अंतर है कि वहां एक शेर था और अगर हम उस रास्ते से जाते तो वहां एक शेर होता। अरे बाप रे, हाँ। एक में आपको तुरंत भागना है और दूसरे में आप सिर्फ भविष्य के लिए सीख ले रहे हैं। तो ये जटिल व्याकरण सुनिश्चित करता है कि जानकारी को लेकर कोई भ्रम ना रहे। दिमाग को प्रोसेस करने में आसानी होती है कि ये सिर्फ एक ख्याली बात है।
ये तो बहुत ही गहरा तर्क है। अब अगर इस ख्याली दुनिया को हम रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें तो कई दिलचस्प स्थितियां बनती हैं। जैसे मान लीजिए कोई सड़क पर चल रहा है और किसी परिचित को नहीं देख पाता। बाद में वो कहता है आई डिडंट सी यू, इफ आई हैड सीन यू ऑफ कोर्स आई वुड हैव सेड हेलो। मतलब अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो जाहिर है नमस्ते कहता। हाँ, या फिर थकावट का वो बहुत ही आम बहाना जो सब बनाते हैं। बिल्कुल, आई वुड हैव गॉन आउट इफ आई हैडंट बीन सो टायर्ड। अगर मैं इतना थका नहीं होता तो बाहर जाता। इन दोनों उदाहरणों में ध्यान दीजिए, भाषा का उपयोग एक बचाव की मुद्रा के रूप में हो रहा है। मतलब खुद को जस्टिफाई करने के लिए। हाँ, ये समझाने के लिए कि जो काम नहीं किया गया उसके पीछे एक ठोस कारण था। एक और उदाहरण है गाइड में जो थोड़ा आलोचनात्मक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बिना देखे चल रहा है और धड़ाम से दीवार से टकरा जाता है। ऐसा होता है अक्सर फोन देखते हुए। बिल्कुल, उसे देखकर कोई दूसरा कहता है इफ ही हैड बीन लुकिंग वेयर ही वाज गोइंग ही वुडंट हैव वॉक्ड इनटू द वॉल। अगर वो देख रहा होता कि कहां जा रहा है तो दीवार से नहीं टकराता। या इंसान अपनी नहीं किसी और की गलती का विश्लेषण कर रहा है। और मजेदार बात यह है कि टकराने की घटना तो हो चुकी है, अब ये वाक्य उस दर्द को कम तो नहीं कर सकता। दर्द तो हो गया, हाँ, लेकिन ये वाक्य स्थापित करता है कि इस घटना को टाला जा सकता था। सही कहा। एक और उदाहरण है जो मुझे बहुत सुंदर लेकिन थोड़ा मार्मिक लगा। एक खूबसूरत नजारा देखने के बाद का पछतावा। The view was wonderful. If I had had a camera with me, I would have taken some photographs. कि अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैंने तस्वीरें खींची होती। हाँ, वास्तविकता ये है कि कैमरा था नहीं और कोई तस्वीर ली नहीं गई, लेकिन दिमाग उस सुंदरता को कैद करने की इच्छा को इस वाक्य के जरिए जिंदा रखता है, एक काश के ढांचे में। इंसान का दिमाग इन अधूरी इच्छाओं को प्रोसेस करने के लिए ही इस व्याकरण का सहारा लेता है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अब जब हम इस टाइम मशीन को समझ चुके हैं तो वर्तमान की कल्पना और अतीत की कल्पना में अंतर देखना भी जरूरी है। बिल्कुल, दोनों का प्रभाव एकदम अलग होता है। मान लीजिए वर्तमान स्थिति है आई एम नॉट हंग्री, मैं अभी भूखी नहीं हूं। अगर कोई इसी पल की कल्पना करे तो वो कहेगा इफ आई वॉज हंग्री आई वुड ईट समथिंग, जो कि नाउ यानी वर्तमान की बात है। हाँ, लेकिन अगर अतीत की बात हो आई वॉजंट हंग्री, मैं भूखी नहीं थी, तो वाक्य बदल जाता है इफ आई हैड बीन हंग्री आई वुड हैव ईटन समथिंग। ये तुलना बहुत सटीक है। समय का संदर्भ वाक्य को पूरी तरह बदल देता है। वर्तमान के लिए इफ प्लस पास्ट सिंपल और अतीत के लिए इफ प्लस पास्ट परफेक्ट यानी हैड बीन। और इसी नियम के साथ एक बहुत ही कड़े नियम की दीवार खड़ी हो जाती है जो अक्सर लोगों को बहुत परेशान करती है। मैं समझ रहा हूँ आप किस नियम की बात कर रही हैं। हाँ, नियम ये है कि वाक्य के इफ वाले हिस्से में वुड का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। वुड हमेशा दूसरे हिस्से में आता है। जैसे इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव सेड हेलो। सही है। लेकिन अक्सर लोग बातचीत में कह देते हैं इफ आई वुड हैव सीन यू, जिसे व्याकरण की दृष्टि से एक बड़ा अपराध माना जाता है। ये शायद सबसे आम गलती है। यहाँ तक कि जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी है वे भी रोजमर्रा की बातचीत में ये गलती कर बैठते हैं। मुझे लगता है इस गलती के पीछे वो जो संकुचित रूप है ना, कॉन्ट्रैक्शन अपॉस्ट्रोफी डी, उसका बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये छोटा सा डी असल में दो अलग अलग शब्दों का रूप हो सकता है, हैड और वुड। जब कोई कहता है इफ आईड सीन यू तो वहां डी का मतलब हैड है, और जब वही व्यक्ति कहता है I'd have said hello तो उसी डी का मतलब वुड हो जाता है। सही कहा। तो बोलने में दोनों जगह डी एक जैसा लगता है, इसलिए कंफ्यूजन स्वाभाविक है। लोग शब्दों को चबा जाते हैं और लिखते समय उन्हें लगता है दोनों जगह वुड ही था। एकदम सही बात है। लेकिन मेरी उलझन यहाँ कुछ और है। क्या? भाषा इफ वाले हिस्से में वुड को लेकर इतनी सख्त, इतनी अड़ियल क्यों है? मतलब अगर इफ आई वुड हैव सीन यू कहने से बात समझ आ ही रही है तो इसे इतना गलत क्यों माना जाता है? क्या शर्त और परिणाम को अलग रखना तार्किक रूप से इतना जरूरी है? देखिए, इसे इस तरह समझना चाहिए। इफ एक वैकल्पिक वास्तविकता की नींव रखता है, वो जमीन है जिस पर एक ख्याली इमारत खड़ी होने वाली है। इफ आई हैड सीन यू वो स्थापित शर्त है, यानी नींव। दूसरी ओर वुड उस वास्तविकता का तार्किक परिणाम है, यानी वो इमारत है। अब अगर शर्त वाले हिस्से में ही वुड को डाल दिया जाए तो ये नींव और इमारत को एक ही जगह मिलाने जैसा है। मतलब जमीन और छत को एक ही जगह थोपना। ठीक यही बात है।
तार्किक प्रवाह एकदम टूट जाता है। इफ के साथ दुनिया बनती है और वुड के साथ परिणाम तय होता है। दोनों को मिलाने से जो एक सुंदर संतुलन है वो नष्ट हो जाता है। ये नींव और इमारत वाला तर्क बात को एकदम साफ कर देता है। तो ये तो हुई कारण और परिणाम के खेल की बात, लेकिन कभी-कभी इंसान किसी परिणाम की परवाह नहीं करता, वो बस पछताना चाहता है। और यहीं पर विश शब्द की एंट्री होती है। बिल्कुल, बिना किसी शर्त के सीधे पछतावा व्यक्त करना। विश अंग्रेजी भाषा के सबसे शक्तिशाली और भावनात्मक शब्दों में से एक है। अतीत के संदर्भ में ये गहरी असंतुष्टि को दिखाता है जो अंदर तक कचोटती है। नियम कहता है कि विश के बाद भी हैड वाली संरचना आती है। आई विश समथिंग हैड हैपेंड का सीधा अर्थ है मुझे खेद है कि ऐसा नहीं हुआ। जैसे रेचल कह सकती है आई विश आईड नोन दैट गैरी वाज इल, काश मुझे पता होता कि गैरी बीमार था। यहाँ कोई तो मैं ऐसा करती वाला परिणाम नहीं है, बस एक गहरा पछतावा है। ये इफ से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें कोई शर्त नहीं है। ये बस इस सच्चाई की स्वीकृति है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, जो कि दर्दनाक है। और गाइड में एक उदाहरण है जो हम सबसे जुड़ा है। किसी पार्टी के बाद का वाक्य, आई फील सिक, आई विश आई हैडंट ईटन सो मच केक। हाँ, काश मैंने इतना केक नहीं खाया होता। मतलब ये तो क्लासिक स्थिति है। पेट पूरी तरह भरा है लेकिन दिमाग खाली बैठकर पछता रहा है। तत्कालीन खुशी और बात का पछतावा मानव स्वभाव का क्या बेहतरीन विरोधाभास है, और भाषा इसे व्यक्त करने का साधन देती है। केक खाते हुए व्याकरण याद नहीं आता, पेट दर्द होते ही सारा हैड और विश याद आ जाता है। बिल्कुल, और एक स्थिति तब बनती है जब पछतावा केक का नहीं, बड़े फैसलों का हो। जैसे ये सवाल, डू यू विश यू हैड स्टडीड साइंस इंस्टेड ऑफ लैंग्वेजेस? कि क्या तुम्हें पछतावा है कि तुमने भाषाओं की जगह विज्ञान नहीं पढ़ा? हाँ, असलियत यह है कि विज्ञान नहीं पढ़ा, लेकिन ये सवाल सीधे उस क्या होता अगर वाली भावना पर वार करता है। ये साबित करता है कि व्याकरण सिर्फ छोटी चीजों के लिए नहीं, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाले फैसलों पर विचार करने का टूल भी है। लेकिन यहाँ भी एक दीवार है। नियम कहता है विश के बाद कभी भी वुड हैव नहीं आना चाहिए। मान लीजिए मौसम बहुत ठंडा था, तो कोई कहेगा आई विश इट हैड बीन वार्मर, काश मौसम थोड़ा गर्म होता। कोई आई विश इट वुड हैव बीन वार्मर नहीं कह सकता। अब यहाँ मुझे थोड़ा विरोध करना है। आई विश इट वुड हैव बीन वार्मर बोलने में बहुत स्वाभाविक लगता है यार, लोग बोलते भी हैं। फिर किताबें इसे डंडे मारकर बाहर क्यों निकाल देती है? इसका सबसे बड़ा कारण है अतिरेक, जिसे हम रिडंडेंसी कहते हैं। विश शब्द अपने आप में ही एक काल्पनिक स्थिति को दर्शाता है। अच्छा, जब कोई विश कहता है तो उसने पहले ही बता दिया कि वो वास्तविकता से हटकर बात कर रहा है। उसके बाद वुड हैव लगाना उसी बात को दोबारा कहने जैसा है। मतलब ये कुछ ऐसा कहने जैसा है कि मैं अभी वर्तमान में इस वक्त मौजूद हूँ। जरूरत से ज्यादा शब्द। एकदम सही। एक ही काम के लिए दो औजार। हैडबीन का इस्तेमाल इच्छा को अतीत में स्थापित करने के लिए काफी है। समझ गई, ये स्पष्टीकरण बहुत मददगार है। तो अब तक हमने अतीत के पछतावे पर काफी बात कर ली, लेकिन एक और गहरी अवधारणा है। कौन सी? इन अतीत की कल्पनाओं का आज पर यानी वर्तमान पर क्या असर होता है, और क्या हर कल्पना का परिणाम पक्का होता है? यहाँ हम परिणामों के एक पूरे मल्टीवर्स में प्रवेश करते हैं। ओहो, ये तो इस विषय का सबसे जटिल और रोमांचक पहलू है। यहाँ समय के अलग अलग स्तर आपस में मिलते हैं। एक काल्पनिक स्थिति लेते हैं, इफ आई हैड गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट। अब इसके दो परिणाम हो सकते हैं। पहला, वर्तमान पर प्रभाव, आई वुड बी टायर्ड नाउ, मैं अभी थकी हुई होती। यहाँ कल रात की घटना का असर आज महसूस किया जा रहा है। इसे मिक्स्ड कंडीशनल कहते हैं। व्यक्ति पार्टी में नहीं गया तो वो थका भी नहीं है, पर दिमाग दोनों समय को जोड़ रहा है। और दूसरा परिणाम वो है जो पूरी तरह अतीत में रहता है, इफ आई हैड गॉन टू द पार्टी I would have met lots of people. तो मैं कई लोगों से मिला होता, जो सिर्फ अतीत की बात है। बिल्कुल। और अब इस मल्टीवर्स के सबसे शानदार हिस्से पर आते हैं, परिणामों की संभावनाओं की तुलना। मान लीजिए किसी मैच में कोई आसान सा कैच छोड़ देता है, दर्शक एक नई दुनिया बना लेते हैं। अगर उसने कैच पकड़ लिया होता, अब इसके 3 परिणाम हो सकते हैं। बताइए। पहला, we would have won the match, हम मैच जीत गए होते। ये एकदम निश्चित परिणाम है, 100% पक्का। दूसरा, we could have won the match, हम जीत सकते थे, मतलब क्षमता या अवसर था। और तीसरा, we might have won the match, शायद हम जीत गए होते, एक संभावना थी। मतलब ये सचमुच ग्रामर का मल्टीवर्स है, किसी मार्वल फिल्म जैसा।
वुड वो ब्रह्मांड है जहां काम पक्का हुआ। कुड वो है जहां आपके पास शक्ति थी, सफल हुए या नहीं पता नहीं। और माइट में तो सिर्फ सिक्का उछालने जैसी बात है। और इस मल्टीवर्स में वुड सबसे मजबूत दावा करता है और माइट सबसे कमजोर। ये दिखाता है कि भाषा कितनी परिष्कृत है। बिल्कुल। ये हमें उन घटनाओं के लिए भी अनिश्चितता और क्षमता के स्तर को सटीकता से व्यक्त करने की आजादी देती है जो कभी घटित ही नहीं हुई। हम एक ऐसी दुनिया को इतनी सूक्ष्मता से माप रहे हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं है। ये सचमुच हैरान करने वाला है कि हम क्या होता अगर को तौलने के लिए कितने विशिष्ट शब्द इस्तेमाल करते हैं। वुड, कुड, माइट, ये सिर्फ व्याकरण नहीं, हमारी कल्पना की अलग अलग डिग्रियां हैं। और इसीलिए इन नियमों को समझना जरूरी है। इंसान अपनी उम्मीदों, क्षमताओं और संदेहों को कैसे व्यक्त करता है वो इन शब्दों में छुपा है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आज हमने क्या देखा? गैरी और रेचल के अस्पताल वाले उदाहरण से हमने यात्रा शुरू की, फिर हमने वो हैड वाली टाइम मशीन समझी जो शायद हमें शेर के खतरे से बचाने के लिए विकसित हुई। हाँ, बिल्कुल। और फिर हमने इफ और वुड के बीच की वो मजबूत दीवार देखी जो नींव और इमारत को सुरक्षित रखती है, विश की ताकत को पहचाना। और अंत में हमने वुड, कुड, माइट के मल्टीवर्स में गोता लगाया जो दिखाता है कि कल्पनाओं में भी रंग होते हैं। बहुत ही शानदार यात्रा रही है। लेकिन जाने से पहले एक सोचने वाली बात छोड़कर जाती हूँ। क्या हमारे पछतावे की गहराई उस भाषा पर निर्भर करती है जो हम बोलते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। जरा सोचिए, अगर किसी भाषा में क्या हो सकता था को व्यक्त करने के लिए इतने सटीक नियम न हो, तो क्या उस संस्कृति के लोग अतीत की गलतियों के बारे में कम सोचते हैं? क्या हमारी भाषा की संरचना ही हमें हमारे अतीत का बंदी बनाती है या आजादी देती है? सच में ये भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान के बहुत ही गहरे संबंध को उन्हारता है। क्या व्याकरण हमारी कल्पना को आकार देता है या कल्पना ने व्याकरण को बनाया है? ये विचार मैं श्रोताओं के लिए यहीं छोड़ती हूँ। अगली बार जब कोई कहे काश मुझे पता होता, तो एक पल रुककर सोचिएगा, वो एक नई दुनिया बना रहा है। आज की इस गहन चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।